आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज हम लोग कवि कथाकार शिवदयाल जी की कविताओं को सुनेंगे। वे कई कई विधाओं में सक्रिय हैं और वर्तमान में ऐसे कुछ गिने चुने लेखकों संपादकों में से एक हैं जिन्हें विशुद्ध रूप से मसीहजीवी कहा जा सकता है। लंबे समय से वे लेखन के अतिरिक्त संपादन कार्य करते आ रहे हैं। कई कई पत्रिकाओं के संपादक के रूप में उनकी सजगता और सक्रियता से हम भली भांति परिचित हैं। उनकी कहानियों को हम लोग यहाँ भी जनसुलभ पुस्तकालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भी सुनते आए हैं। आज कुछ यह कोशिश कि उनकी कई चर्चित कविताओं को यहाँ पर सुना जाए। कई ऐसी कविताएं हैं उनके खाते में जो बेहद खास हैं और जिससे पूरा जो कविता का परिदृश्य है, कवि की जो यात्रा है, वह उभर कर सामने आती है। ताक पर दुनिया नाम से कविता संग्रह उनका शीघ्र प्रकाश्य है। अगर दूसरी विधाओं की बात करें तो मुन्ना बैंड वाले उस्ताद कहानी संग्रह वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ और यह पुस्तक काफी चर्चित रही, पाठकों आलोचकों द्वारा सराही गई। इसी संदर्भ में यह भी कहता चलूं कि उनका दूसरा कहानी संग्रह भी शीघ्र प्रकाश्य है। इसी तरह अगर हम उपन्यासों की बात करें तो उनकी ओर से अब तक 2 उपन्यास हमारे बीच हैं। छिनते पलछिन जो वर्ष 1993 में और बाद में 2006 में प्रकाशित हुआ, और एक और उपन्यास एक और दुनिया होती वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। एक और दुनिया होती, जिसमें आप नाम से ही स्पष्ट है कि कैसे लेखक एक स्वप्न को लेकर पूरी बुनावट करता है, पूरी कथा रचता है। एक और दुनिया होती, जो विगत के बोध हैं उन सब के बीच उनकी पृष्ठभूमि में जो देखे हुए स्वप्न थे, जब वे सही दिशा में नहीं बढ़ते हैं, तब जो शिवदयाल जी के भीतर का रचनाकार है वह यह प्रश्न स्वयं के साथ, मित्रों के साथ और सभी भावकों के साथ करता है। एक और दुनिया होती जो किसी और ढंग की होती, जो शायद आज से अधिक सुंदर होती। निबंधों की बात करें, निबंध संग्रहों की, तो बिहार की विरासत एक बेहद चर्चित पुस्तक रही, जिसका संपादन शिवदयाल जी ने किया और स्वतंत्र रूप से उन्होंने बिहार में आंदोलन, राजनीति और विकास नाम की पुस्तक लिखी। अभी एक और विगत वर्ष में ही उनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, स्वतंत्र हुए स्वाधीन होना है। यह जो नाम है निबंध का, निबंध संग्रह का, स्वतंत्र हुए स्वाधीन होना है, यह भी कुछ कुछ वही अर्थ ध्वनित करता है जो इनका उपन्यास एक और दुनिया होती का कहीं न कहीं एक लक्ष्य है, लेखकीय उसका एक स्वप्न है। भारतीय राष्ट्रवाद की भूमिका नाम से इनका एक नया निबंध संग्रह भी शीघ्र प्रकाश्य है। हम वापस कविता पर लौटते हैं और अभी जिस पुस्तक की चर्चा हो रही थी, जो कुछ समय में संभवतः हमारे पास भौतिक रूप में उपलब्ध हो, हमारे बीच हो, शिवदयाल जी का कविता संग्रह ताक पर दुनिया, तो इसकी कुछ एक कविताओं
को लेकर अनामिका जी ने जो ब्लर्ब लिखा है उसकी कुछ एक पंक्तियां मैं यहां पढ़ता हूं, ताकि आज शिवदयाल जी की कविताओं के पूर्व, उनको सुनने के पूर्व, जो एक और महत्वपूर्ण कवित्री हैं, विचारक हैं, उनकी हम टिप्पणी को भी लेते चलें और उस आलोक में भी हम इन कविताओं को देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तात्पर्य दुनिया की कविताओं को लेकर अनामिका जी लिखती हैं, कोट करता हूं, जेपी की संपूर्ण क्रांति के महद संकल्प की आंच मेरी पीढ़ी के जिन विशिष्ट रचनाकारों की जीवन दृष्टि में अभी तक ऊर्ध्वमुखी लौ सी दीपाती दिखाई देती है, उनमें अन्यतम है कवि कथाकार समाज शास्त्री शिवदयाल। आत्म क्रांति, आत्म परिष्कार को जन क्रांति का पर्यायन बिंदु मानने वाली यह दृष्टि लगातार सोचते रहने वाले एक संबुद्ध व्यक्ति की आंख से परावर्तित होती हुई जहां जहां पड़ती है, वहां एक विकट विडंबना बोध 7 रंगों में उजागर होता है और प्रकट होती है बुद्ध की वह करुणा जिसे वर्जिल टीयर्स इन द हार्ट ऑफ थिंग्स कहते हैं। एक और पैरा अनामिका जी की ओर से ही पढ़ते हुए हम सीधे कवि के पास पहुंचेंगे। वे लिखती हैं, शिवदयाल के कथा संसार के चरित्र तो हमारी चेतना के स्थायी नागरिक बन ही जाते हैं, उनकी कविताओं के परसोना भी। मीनू मैम, कंपनी एग्जीक्यूटिव, शहीद, ड्रॉप आउट सरिता, शरणार्थी बच्चा, फेरी वाले, किराएदार आदि आदि। पर्यावरण सजगता का संदर्भ सामने रखते हुए उनके पशु विमर्श की कविताएं तो टेड ह्यूज, फिलंस की, केदारनाथ सिंह आदि की कविताओं से अलग ही रंग में कसकती हैं। प्रेमचंद के हीरा मोती के बरक्स, नंदी का वंशज और पंचतंत्र की वक कथा के समानांतर बगुले और तबले पढ़ना एक नए तरह का अनुभव हो जाता है। एक तीसरा परिवार ऐसी कविताओं का बनता है जिनका स्थान बोध, काल बोध से इस तरह कीलित है कि हमारी अंतश्चेतना के पानी में उनका अक्स देर तक हिलता रहता है। अंत अंत हे गर्दनी बाग, चौरास्ता, सोमालिया, तुपकाटी, इसी श्रेणी की प्रखर कविताएं हैं। पर ओसारा, ओसारा का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि यहां यह चेतन अवचेतन, अंतर जगत बहिर्जगत के बीच का संधि स्थल बनकर जब उभरता है, तब अनंत हो जाती है इसकी अंतर्व्याप्ति। होने न होने का धुंधल का यह पसरा पड़ा है। धूसर रंग वाला यह वह इलाका है जहां अन्य रंगों के लिए संभावनाएं जन्मती हैं। यह पंक्ति उद्धृत कर रही हैं अनामिका जी कि धूसर रंग वाला यह वह इलाका है जहां अन्य रंगों के लिए संभावनाएं जन्मती हैं। इसी तरह की हजार संभावनाएं जन्मती हैं शिवदयाल जी की ताक पर दुनिया में। जूते की नोक पर, जेब में या मुट्ठी में नहीं, जूते की नोक पर, जेब में या मुट्ठी में नहीं, ताक पर दुनिया रखने की स्थिति किसी आदर्श व्यक्ति के वानप्रस्थ में ही आती है, जब वह दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं वाली मना स्थिति में
आता है। तो ये कुछ एक पंक्तियां अनामिका जी की ओर से शिवदयाल जी की कविताओं के बाबत। तो आइए मित्रों, हम सीधे कवि के पास चलते हैं, उन्हें स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। जी नमस्कार शिवदयाल जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी। और मैं अपने हिस्से से कुछ अधिक का समय ले चुका हूं, तो सीधे आपको कविताओं के लिए आमंत्रित करता हूं। हार्दिक स्वागत। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जन सुलभ में आकर बहुत अच्छा लगा, जैसा कि हमेशा लगता है। जी शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि आज मैं जन सुलभ पर पहली बार अपनी कविताएं पढ़ रहा हूँ, और सचमुच ये बड़ा विशेष अनुभव है। और कहानियां तो मैंने पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि उपन्यास अंश भी पढ़ा है, लेकिन कविताएं शायद पहली जी बार ये आपके समक्ष पढ़ूंगा। जी और जी देखते हैं। मैं शुरू करता हूँ ताक पर दुनिया से ही। जो इस संग्रह जो एक तैयार है, उसका भी शीर्षक यही है, ताक पर दुनिया। चीजें संभालते दम नहीं घुटता उसका, जरूरी गैर जरूरी के बीच अंतर नहीं करती वह, अपने हिसाब से सबका बराबर ख्याल रखती है। जब भी दिखती है क्षमता से अधिक उठाती दिखती है, कि हम ही उसकी योग्यता कम आंकते हैं शायद, जबकि यह परम आश्वस्ति का भाव है कि चीजें ताक पर हैं। यह भी नहीं कि कोई बनी बनाई चीज ही हो ताक, जिस पर हम अपनी बुद्धि तक रख छोड़ते हैं और निश्चिंत हो रहते हैं। कई बार चीजें और सामान अपनी औकात भूल उसकी भूमिका निभाने लगते हैं और धोना शुरू कर देते हैं, जैसे कुर्सी पर किताबें और उसके ऊपर चाय की प्याली, चौकी पर संदूक और उसके ऊपर कपड़े लत्ते। यह कितना कुछ ढोता चला जा रहा हूँ, दुनिया और दुनियादारी जिसे ताक पर रख छोड़ना था, खुद उठाए फिर रहा हूँ। बोझा भारी हो रहा है, कोई आकर कुछ उठा ले जाता, कुछ जरूरी। ये ताक पर दुनिया। एक मेरी पुरानी कविता है, बहुत पहले की, जबकि वो एक्टिविज्म का दौर था। मैंने एक कविता लिखी थी, कुछ कविताएं जो कुछ उस समय चर्चित हुई थी। एक उनमें से एक कविता है प्रतिबद्धता। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, इस उबड़ खाबड़ अंतहीन रास्ते पर दृष्टिहीन कर देने वाले अंधियारे में पसरा हुआ सन्नाटा है, जिसमें हमारी उखड़ती सांसों का शोर है बस। पर अभी पुतलियों में शेष है उसकी रश्मियों की थिरकन, जिस प्रकाश के लिए हम इतनी दूर चले। एक स्थान बोध की बात हो रही थी अभी अनामिका जी के संदर्भ में, तो एक ये कविता भी संयोग से मेरे पास है, मैंने इसको पढ़ना। अ, सोमालिया, सोमालिया के गृह युद्ध पर है, जो उस समय, ये भी काफी पहले लिखी गई कविता है। मरते हो तो मरो, साबुत इंसान से कंकाल में तब्दील होते हुए मरो, भूखी आंतों में गोलियां खाते हुए मरो,
मगर मुझे मेरे होने को क्यों भेजते हो लानत। ओ दूर देश में बसने वाले कृष्ण कृष्ण काहे लोगों। जब मैं सुबह की चाय पर अखबार देख रहा होता हूँ, तुम्हारी भूख से गलती और गोलियों से बिधती देह किस बात का हिसाब मांगती हैं। या कि शाम की शराब से पहले अपने चमचमाते जूते के फीते खोल रहा होता हूँ, तुम्हारे तलवों के नीचे की तपती मिट्टी और सिर पर गिद्धों के डैनों की छाया क्यों भर देती है अकस्मात मेरी शिराओं में बर्फीली सिहरन। और जब बत्तियां बुझाकर बहुत मीठे सपनों को आमंत्रित करता सोने की तैयारी कर रहा होता हूँ, तो क्यों सहसा पड़ जाता हूँ उधेड़ बुन में कि दुनिया में जितना अन्न पैदा होता है उसका कितना हिस्सा चूहे हजम कर जाते हैं। भूख और घृणा के महाअलाव में सिकते मेरी ही धरा के सहवासियों, देखो मुझे बख्श दो। मैं कर भी क्या सकता हूँ तुम्हें एक इंसानी गरिमा से पूरी मृत्यु देने के लिए। ये सोमालिया। मेरा ख्याल है कि सोमालिया से मुझे अब शरणार्थी बच्चा पर आना चाहिए। शरणार्थी बच्चा जो एलन कुर्दी, एक बच्चे का शव मिला था, उस पर ये कविता है जो जनसत्ता में छपी थी और इसका मराठी में भी अनुवाद किया उषा मेहता जी ने। शरणार्थी बच्चा। एजियन सागर की फेनिल लहरों से टकराती बोडरम तट पर निस्पंद पड़ी तेरी देह नन्ही सी, धरती पर संवेदना के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए और प्रेम के लिए दोबारा जगह भर रही है। चिर निद्रा में लीन बालक तू इस सोते संसार को जगा रहा है। देख कैसे तंद्रा टूटी है तुर्की की, कैसे यूरोप अपना वैभव विलास जड़ित आलस तोड़ अंगड़ाई ले रहा है। कैसे सिहर रहे हैं तेरी देह देख एशिया अफ्रीका के लहूलुहान देश। यहाँ से वहां तक फैले मानवता के महासागर में तेरी छवि से हिलोरें उठ रही हैं। ऐशगाह बोडरम तट पर तुझे जगाने को मचलती लहरों की नाकाम कोशिशें ऐसी ही हैं जैसे रक्त पिपासुओं और युद्धोन्मादियों के लिए मानवता की, शांति की, सहिष्णुता की अनसुनी अपीलें। शरणार्थी कहीं से कहीं चले जाते हैं। वे धरती पर ऐसे चरवाहे हैं जो संवेदना की नई जमीनें तलाशते रहते हैं। वे वहां से चलते हैं जहां हो गई होती है धरती संवेदना से खाली। वे कहां कहां से चले आ रहे हैं, कहां कहां तक पहुंचने को। वे कुर्द हैं, अफगान हैं, सहरावी हैं, यजीदी हैं, फिलिस्तीनी हैं, चकमा हैं। वे रोहिंग्या हैं, वे ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं। वे सोमाली हैं, बुरुंडियन हैं। वे केन्या से चले आ रहे हैं, अंगोला से खदेड़े जा रहे हैं, सूडान से कतारें निकल रही हैं उनकी। वे होंडुरास, ग्वाटेमाला, मेक्सिको से भागे चले आ रहे हैं। वे वहां से भी मारे भगाए जा रहे हैं जहां तक हमारी धुंधली नजर नहीं पहुंचती। आखिरकार यह धरती, इसके कोने अतरे इन्हीं से भर कर रह जाने वाले हैं। वे
मानो भाग भाग कर हम ही तक वापस पहुंचने वाले हैं। हम शरणार्थियों की धरती के बाशिंदे बन एक दिन मानो खुद भी खदेड़ दिए जाने वाले हैं। बेदखल अपनी जमीन से और बसी बसाई दुनिया से भगाए गए इन लोगों में तुम ही नहीं, शामिल हम भी हैं, गो कि अपनी अपनी पारियों का इंतजार करते। यूं तुम किसी भी देश के हो सकते थे, किसी भी जात मजहब के। तुम अपने देश में नहीं मरे बच्चे। जिन लहरों ने तुम्हें डुबोया वे तुम्हारे देश के पानी में नहीं उठी थीं, लेकिन तुम्हारी देह ने तुम्हारा ठिकाना बदल दिया, बदल दी तुम्हारी पहचान। अब प्रशांत, अंध, हिंद महासागरों का जल तुम्हारा जल है। छहों महादेशों की मिट्टी तुम्हारी मिट्टी है। इस धरा पर जितनी हवा है, आग है, वह सब तुम्हारा है बच्चे। और हम सब पर यह सब कुछ तुम्हारा कर्ज है। एक और कर्ज उन कर्जों की फेहरिस्त में जो हम पर अवतारों, मसीहाओं, देवदूतों के पहले से चढ़े हुए हैं। तुम शरणार्थी नहीं मरे बच्चे। सब दुनिया की संवेदना इतनी सी तुम्हारी निर्जीव देह में स्वयं शरण पा रही। ये शरणार्थी बच्चा एक कुछ नई कविताओं के साथ पुरानी कविताएं भी बीच बीच में मैं कुछ सुनाता रहूंगा। ये आपने जो पोस्टर बनाया है उसमें हंसों के साथ कविता की पंक्तियां हैं। तो ये कविता है हंसों के साथ। हंसों के साथ कुछ देर उड़ लेने से कौवा हंस नहीं हो जाता। कौवा भी यह बात अच्छी तरह जानता है। कौवे का होना हंस होना नहीं है। धरती पर होती हैं कितनी वासनाएं, कितनी कामनाएं, कितनी तृष्णाएं। कौवे को उन सबको चुगना है। कितनी मैल जमा होती रहती है, उनको निपटाना है। जमीन को हंसों के उतरने लायक बनाना है। बनाने वालों ने बना दिया यह मुहावरा, कौवा चला हंस की चाल। लेकिन कौवे की विवशता है और जिम्मेदारी भी कि वह शुभ्र धवल हंसों के साथ उनकी तरह दूर तक, देर तक नहीं उड़ता रह सकता। एक और इधर की कविता है लौटना। लौटना कितनी जगहें मिली छूट गईं। कितने लोग मिले कौन कब कहाँ छूट गया। छाया, धूप, बदली, बरखा, हवा सब छूटते ही तो गए। कहाँ हम तक वापस पहुंची वही बूंदें, वही घेरे छायाओं के, वही टुकड़ा बादल का, वही नरम गरम धूप और किरणें, झकोरे हवा के वही जिन्होंने हमको छुआ था कहाँ लौटे। मैत्रियां और मनमुटाव, मान और मनुहार छूट गए सब। छूट गई इच्छाएं और कामनाएं जैसे सांसें छूटती हैं। वहां उन तक हम कभी नहीं लौट पाते वापस, जो छूट गए पथ में या छोड़ दिए गए। हाँ, कभी कभी लौटती हैं यही यही चीजें, स्मृतियों में सुधियों का सांकल खटखटाती,
सूखी आंखों की कोरों को नम करती, काठ होठों पर स्मित जड़ती लौटती हैं। एक और छोटी सी कविता है, छिछलापन। आदमी में गहरे डूबने की वृत्ति होती है तो ऊपर उठने की भी, जबकि छिछलापन इन दोनों के बीच की स्थिति है। गहराई आदमी को डुबोती है, छिछलापन तो उबार ही लेता है। उठना और उठते जाना बहुत विरल दृश्य है। छिछलापन उन दोनों का ठौर है जो न तो उठ पाते हैं न गहरे उतर पाते हैं। एक और हाल की कविता है, लिखने के लिए। वे लिखने के लिए सदा दुख चुनते हैं। वे लिखने के लिए सदा दुख चुनते हैं। सुख अपनी बारी की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन वे हर बार दुख ही चुनते हैं। दुख उनके लेखन का कच्चा माल है, जिसे वे उपराजते रहते हैं अहर्निश। जीवन का हर अनुभव लिखने के लिए नहीं होता। जीवन का हर अनुभव लिखने के लिए नहीं होता, प्रतिभा दिखाने और कीर्ति बटोरने का जरिया नहीं होता। समझते हुए और न भी समझते हुए जीवन जीना विशेष और साधारण अनुभवों के साथ सबसे पुनीत काम है। समय की स्लेट पर जीवन लेख। जिन्होंने जिया सबसे अच्छा, सबसे विशेष जीवन, जिनके पास था सचमुच बहुत कुछ कहने को, उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा। एक और कविता, गिरूंगा तो। गिरूंगा तो आजकल चीजें संभल नहीं रही। छोटी से छोटी चीज भी अक्सर हाथ से छूट जाती है। पकड़ ढीली पड़ रही है। यह एहसास डिगा रहा अब तक बड़ी मुश्किलों और संघर्षों से अर्जित अपने पर बना भरोसा। कहीं खुद को ना संभाल सका तो गिरूंगा न जाने किन खाई खंदकों में। फिर कौन उठाने वाला है मुझ गिरे को, उसी तत्परता से जैसे कि मैं झट उठा लेता हूँ हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी चीजें। और मेरे गिरने की आवाज भी कहाँ होगी। एक एक कविता है जो जिसको कहते हैं ना, भूमंडलीकरण जिस समय ताजा ताजा था उस समय की ये कविता है, नाम पता, जो मेरा ख्याल है कि छपी थी शायद दस्तावेज में। नाम पता। उड़ रही हैं हर तरफ सूचनाओं की चिंदियां। उड़ रही हैं हर तरफ
सूचनाओं की चिंदियां जिसने जितनी कतरने जमा कर ली हैं, उतना ताकतवर बन बैठा है। धरती के दुखों क्लेशों पर सूचना आच्छादित आकाश बरसा रहा है सूचनाएं। लोग मशगूल हैं दूसरी चीजों, दूसरे लोगों के बारे में जानकारियां जमा करने में। अपने से बेखबर वे हो रहे हैं बाखबर। इस दौर में जबकि दुनिया एक हो रही है, सब दिशाएं मिल रही हैं, सब भेद अभेद मिट रहे हैं, अच्छा रहेगा कि अपना नाम पता तकिए के नीचे रखकर सोया जाए। क्या पता किस क्षण खुद की याद हो आए और कोई दूसरा हमें हमारी राह दिखाए। कवियों पर एक कविता है, कवि ने लिखी कविता। कवि ने देखा भीड़ वाली सड़क पर बीचों बीच गिरा पड़ा एक अभावग्रस्त बीमार आदमी, और उससे नजरें चुराते कन्नी काटते गुजर जाते लोग। और कवि ने लिखी कविता। कवि ने देखा वर्दी वालों से सरेआम पिटता और अपने निर्दोष होने की सफाई देने की कोशिश करता एक शख्स, और कवि ने लिखी कविता। कवि ने देखे झगड़े झंझट दंगे फसाद लूट मार अंधेर गर्दी और अनाचार, और लिख डाली कितनी ही कविताएं। धन्य है कवि की कविताई जो दिनों दिन निखरती चली गई। धन्य है कवि का यश जो चहुं ओर फैलता चला गया। कवि ने कवि होने का फर्ज निभाया, बाकी को मनुष्य होने का धर्म निभाना था। एक और पहले की कविता है, छोटी सी कविता। देखना। देखो ऐसे कि वह सबका देखना हो। देखो ऐसे कि वह सबका देखना हो। अलग देखना, अलग तरह से देखना, अलग अलग कर देता है सब कुछ। अलग देखना, अलग तरह से देखना, अलग अलग कर देता है सब कुछ। वह समय सबसे खराब रहा जबकि तुमने वही देखा जो तुमने देखना चाहा। क्योंकि तुम्हारा देखना सबका देखना नहीं था, और सबका भोगना तुम्हारा भोगना नहीं। जियो ऐसे कि वह सबका जीना हो। एक और कविता है जो मैंने कहा, भूमंडलीकरण एक बड़ी परिघटना थी जिसने रचनाकारों को और आम नागरिकों को भी बहुत उद्वेलित किया था। एक प्रावस्था से हम दूसरी प्रावस्था में बिल्कुल जा रहे थे, बड़ा भारी संक्रमण काल था। इसी समय की ये कुछ कविताएं थी। एक कविता है कंपनी एग्जीक्यूटिव, यह भी प्रकाशित हुई थी, जो मुझे लगता है सामयिक वार्ता में ये प्रकाशित हुई थी। कंपनी एग्जीक्यूटिव। ये हैं एक कंपनी एग्जीक्यूटिव। देखिए इस गर्मी में ये पतलून कमीज और टाई, ये चमचमाते जूते और धूप चश्मा, और ये ब्रीफकेस देखिए। भीड़ में रहते हैं भीड़ से बचते हुए, किंचित अलग दिखते हुए।
भीड़ में रहते हैं, भीड़ से बचते हुए, किंचित अलग दिखते हुए। इनके पास है प्रतिस्पर्धात्मक विश्व की पूरी जानकारी, यह भी कि क्यों गिरा खड्ड में कम्युनिज्म, कि कैसे खा गए खुद को सरकारी उपक्रम। दिन रात बहाते हैं पसीना, कि कंपनी को हो मुनाफा, और उस मुनाफे से उनका भी हो कुछ नफा। इनके दिन का चैन है कंपनी, रातों की नींद है कंपनी। ये हैं जैसे अपनी ही कंपनी के उत्पाद। ये हैं कंपनी एग्जीक्यूटिव, उन्नत किस्म के बॉन्डेड लेबर, पाने की प्रत्याशा में खोते चले जाने से बेखबर। आगे है हमारे यहाँ ड्रॉप आउट बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं, उसी पर एक ये कविता है, ड्रॉप आउट सरिता। सोचा था तुम पर लिखूंगा एक कहानी, सोचा था तुम पर लिखूंगा एक कहानी। खूब सोचा जब इस बात पर तो पाया, तुम तो कविता का विषय हो हे सरिता। तुमसे भी कहा था, वादा किया था मैंने, कि लिखूंगा जरूर एक कहानी, कि कैसे बनती फिरती है एक छोटी सी किशोर वय लड़की गांव भर की नानी। लेकिन मेरे कहन पर भारी पड़ती है तुम्हारी नादानी, और वह कौतुकपूर्ण विश्वास हमें भी जरूर बताइएगा चाचा। ओह, मैं कैसे पिरोऊं कथा में यह सब, जैसे कि खेल खेल में तुम जो इतने सारे काम करती जाती हो, रोपनी सोहनी कटनी दौनी। तुम्हारी देह भंगिमाओं में व्याख्यायित होता है ऋतु चक्र। तुमने माँ साहब को कैसे छकाया और स्कूल जाने से इनकार कर दिया। चारा ढोते कैसे सीधी की, कित कित की उल्टी गोटी। मैं कैसे लिखूं, कैसे कहूं कि भुअरी गैया की बाछी की आखिर तुम लगती कौन हो। तुम तो हो स्कूल से ड्रॉप आउट, और लिख सकती हो बस स से सरिता। लेकिन यह तो बताओ कि गांव भर के जानवर और चिड़ई चुरुंग कैसे समझ लेते हैं तुम्हारी भाषा। कागज चबाती बकरी, मुर्गियों पर झपट्टा मारता कुत्ता, आपस में सींग लड़ाती गौएं क्यों झट मान लेते हैं तुम्हारी बात। तुमने आखिर कौन सी पढ़ाई पढ़ी है ए सरिता, तुम पर लिखी जा सकती है सिर्फ कविता। सच सरिता, किसी कथानक में नहीं समाते तुम्हारे नन्हे नन्हे सरोकार, जिनसे चलता है वास्तव में जगत का जीवन व्यापार। जिनसे चलता है वास्तव में जगत का जीवन व्यापार। ये मेरे गांव शीतलपुरा की एक बच्ची थी, कई साल पहले जो मुझे मिली थी, बकरी चराती हुई। एक हाल की कविता है, ये देखिए, ये भी एक कविता है। उस युग के मित्र, मित्र को किसी मित्र से मित्र का हाल मालूम होना था। मित्र को किसी मित्र से मित्र का हाल मालूम होना था। मित्र किसी मित्र से पूछ रहे थे मित्र की इन दिनों की व्यस्तताओं, नई अभिरुचियों के बारे में, जो किसी और मित्र से पूछ बताने का वादा कर रहे थे। मित्र ही थे जो मित्र की बदलती सोच और स्वभाव और पॉलिटिकल स्टैंड पर
मित्र की राय जानना चाहते थे, अपनी शिकायत दर्ज करने के अलावा। मित्र का दुख मित्र तक नहीं पहुंचता था। मित्र का दुख मित्र तक नहीं पहुंचता था, कम से कम सीधे तो नहीं। फिर दुख की असलियत और दुख की दवा की चर्चा मित्र के मित्र आपस में करते थे। मित्र संवाद में नहीं, शुभ कामना में रहना चाहते थे। मित्रता से परिपूर्ण और धन्य एक युग की कथा है यह, जिसे आने वाले युगों में लोग ध्यान धरकर सुनेंगे और सोचेंगे कि गनीमत है इस युग में मित्र नहीं है। एक छोटी सी और कविता है, वृत्त। एक वृत्त जो है अपना एक वृत्त जो था अपना, आज सिमटा है। उन अपनों को अपने दायरे जो दिए, हाय पद घायल हुए अपने अनजाने में। उल्लास में चौकड़ियां भर भर कर, पग पर बीज जो बोए बबूल के। चुनता हूँ बिखरे छंद, सजाता हूँ गीत कोई, जैसे जोड़ता हो कोई चमकते शीशे के तीखे टुकड़ों को, जिसमें चित्र उसी का रहा हो। घर शीर्षक से मेरी कुछ कविताएं हैं, देखता हूँ। घर में होना। घर में होना, ये पहली कविता है। क्योंकि एक घर है जिसके लिए हम निकलते हैं बाहर, घर ही है कि जहाँ जिसके लिए लौटना होता है। जो घर से नहीं निकल सके, उन्होंने घर को ही संसार माना। जिन्होंने घर को नहीं माना, उन्होंने संसार को ही घर बना लिया। दुनिया में होना आखिरकार घर में होना है। दूसरी, जो घर में रहो तो घर काटने दौड़ता है। जो घर से भागो तो घर पीछा करता रहता है। कष्ट में, त्राण में, जप में, ध्यान में, मान अपमान में घर पिंड नहीं छोड़ता। हम जो जीव हैं, घर ही का तो चक्कर काटते रहते हैं जीवन भर। और जो परिक्रमा पथ से छूटे, तो हुए विलीन अनंत ब्रह्मांड में। एक मेरा ख्याल है कि मेरे पास समय है कि नहीं, बता दीजिएगा अर्पण जी जी। जी जी जी, आप आराम से सुनाएं, पर्याप्त समय। जी जी। तो मुझे लगता है कि कुछ जो कविताएं हैं, पहले मैं ये सुनाऊं का, ये गर्दनी बाग, अंत अंत के गर्दनी बाग। अंत अंत हे गर्दनी बाग एक बेहद महत्वपूर्ण कविता है। शिवदयाल जी की एक तरह से कल्ट हो चुकी कविता है। पटना के उस मोहल्ले की कथा है जिसके पुराने आवास से शिवदयाल जी भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूं, और तमाम कई मित्रगण परिचित हैं। उसका जो फ्लोरा एंड फौना है, उनसे कवि का लगाव किस तरह का रहा, कवि का बचपन, कवि का कैशोर, और जब वे पुरानी इमारतें, वे पुराने बंगलों टूटने लगे, उनकी जगह बहुमंजिली इमारतें आकार ले रही हैं। अब तो काफी कुछ वहां पर
नई संरचना सामने आ गई है, मगर जब उन मकानों को तोड़े जाने की खबरें आ रही थी और कभी के जो भीतर का जो संवेदनशील मन है कैसे उस पूरे परिवेश को जीवंत करता है और एक बेहद बेहद भावप्रवण कविता। तो मैं चाहूंगा कि इसकी कुछ पृष्ठभूमि बतलाते हुए शिवदयाल जी इस कविता को पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे कई इलाके, कई ऐसे मोहल्ले हैं अलग अलग शहरों के, ग्लोबल स्तर पर भी, जहां ऐसी घटनाएं घटती हैं, जहां पूरा हमारा जो स्मृति लोक है वह उस दौर की जो स्मृतियां हैं, जो ठोस स्मृतियां हैं, घर आदि, वनस्पतियां आदि, पशु आदि, उनके ध्वस्त होने के साथ वह स्मृति लोक भी हमारा ध्वस्त हो जाता है। तो विकास के बरक्स यह जो कहीं ना कहीं हमारी अपने भीतर की संवेदनशीलता और स्मृति पर जो कुठाराघात है, कविता में यह स्वर भी है। हम कवि से ही इसकी कथा भी सुनेंगे, कविता के बनने की कथा और फिर कविता भी। आपने बड़ी जो इसकी पृष्ठभूमि आपने जो रख दी है वो बहुत प्रभावी है, और सच पूछिए तो इसके बाद मेरे पास कहने को बहुत कुछ बचता नहीं है। लेकिन जी ये जी। कविता मेरा ख्याल है कि 2012 में मैंने लिखी थी, और 2012 में ही गर्दनी बाग एक मोहल्ला था बाबुओं का, है, जो कि अब बाबुओं का मोहल्ला पता नहीं कितना बचेगा। तो वहाँ बड़े व्यवस्थित ढंग से उस मोहल्ले को बसाया गया था। जब यहाँ पर नया बिहार बना, बंगाल से अलग हुआ, तो जो सारी जो चीजें यहाँ पे खड़ी हुई, नया सचिवालय आया, हाई कोर्ट आया, तमाम जो संस्थाएं आई, तो उनका स्टाफ जो था क्लास 3 और क्लास 4 और क्लास 2 भी कुछ हद तक, तो उनके लिए ये एक मोहल्ला बना था। 100 साल के अंदर एक अच्छा खासा इसका एक परितंत्र विकसित हो गया था गर्दनी बाग का। और ये चूंकि शहर के बीचों बीच जो रेलवे लाइन गुजरती है, तो रेलवे लाइन के दक्षिण का इलाका था, जो कि स्टेशन से नजदीक का इलाका है, और आज तो मैंने वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच का इलाका है। तो जाहिर बात है कि ये काफी बेशकीमती जमीन है, और जिस पर जो ऑलरेडी उसकी जो स्थिति थी बहुत खराब होती जा रही थी, और ये अच्छा बहाना था कि इसको डिसमेंटल किया जाए, इसको ध्वस्त करके नई कॉलोनी बनाई जाए। मेरे जैसे लोगों का हमेशा ये आग्रह रहा था कि इसको हेरिटेज कॉलोनी के रूप में संरक्षित रखना चाहिए था, कि इतनी अच्छी एक रहने की जगह भी हो सकती है जिसमें आगे भी और पीछे भी इतनी फैल हो, इतने पेड़ पौधों वाली जगह हो, इतने सारे वहाँ पशु पक्षी हों, तो जीव जंतु हों। तो ये बड़ा भारी धक्का था जब पता चला कि गर्दनी बाग को तोड़ दिया जाएगा। और दरअसल उस धक्के का जो परिणाम था, जो वो सृजन में कविता के रूप में जो आया, मैंने लिखा, और ये जनसत्ता वार्षिकी में ये कविता छपी थी। और मुझे भी इतना इसके बारे में अनुमान नहीं था कि लोग इसको इतना पसंद करेंगे। और मैं इसके बारे में एक बात कह सकता हूँ कि हर रचनाकार का एक औराही हिंगना होता है, एक उसका अपना लोकेल होता है, और वो उसके पूरे सोच और कल्पना और स्मृति, उसका जो भी भाव जगत है उसके केंद्र में होता है। कहीं ना कहीं गर्दनी बाग भी, मेरा भी जो 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 मैंने कहा औराही हिंगना, तो शायद वो वहीं से सारी चीजें मेरी निकलना शुरू हुई। मैंने लिखना वहीं शुरू किया, दुनिया को देखने की शुरुआत वहीं से हुई, और इस कविता में भी जिक्र उसका आएगा। और आंदोलन वगैरह की जो चीजें थी, वो जो दिन थे, वो सब वहीं शुरू हुए।
स्कूलिंग और फिर कॉलेज जाना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास तक वहीं से सब कुछ होता रहा। तो गर्दनी बाग के सपने अब तक आते हैं। तो वो एक, भले वो मोहल्ला ध्वस्त हो गया हो, लेकिन उसका स्थान स्मृतियों में जस का तस आप कह सकते हैं कि बना हुआ है, और बना रहेगा जब तक जीवन है। और ये कविता भी, अगर लोग इस कविता में गर्दनी बाग जो नहीं है अब, उसकी छवि देख सके, तो ये एक रचनाकार के रूप में मेरे लिए एक परितोषदायक चीज होगी। तो गर्दनी बाग इसकी हाल में मैंने पढ़ा भी है इस कविता को, और फिर आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। अंत, अंत है गर्दनी बाग। इस वसंत अंतिम बार फुलाया है सेमल। सुग्गों कठफोड़वों की अंतिम चहचहाहट है यह। सेमल के फूलों की लाल लाल लहलहाहट में कैसे लहालोट हो रहे हैं पंछी। अंतिम बार, अंतिम बार। पुटुस की झाड़ियों की खटतूरस गंध अब हमेशा हमेशा के लिए शेष होने वाली है। न मालूम रंग बदलू गिरगिटान अब कहाँ ठौर पाएंगे। किस देश जाएंगी उधेड़ बुन में दौड़ लगाती, एक दूसरे को छकाती ढीठ गिलहरियां। अब की गर्मी तक सिरफल वृक्षों को अपनी उदारता दिखाने का मौका शायद ही मिले। लू के थपेड़ों से जूझती टिटहरी थक कर किस डाल बैठेगी कौन जानता है। ऊंची घासों के नम घेरों में चे चे करती जाने क्या सहेजती खोजती बीनती पन मुर्गियों का विहार। अंतिम बार। कसैले नीम के नन्हे फूलों पर मंडराती मधुमक्खियों और अमलतास के स्वर्ण पुष्पों का पराग लूटते मदमस्त भौरों का गुंजन। बस अंतिम बार। गोधूली में बूढ़े पीपल पर कौवों की यह अंतिम पंचायत। चैत बैसाख की धूप हवा में पकी कंटीली फुनगियों से लटकती गुलाबी लच्छेदार जलेबियों की खग वृंद की यह अंतिम दावत। आम के पत्तों पल्लवों से ढके छिपे प्रणयातुर पंडुप निकलने वाले हैं अंतहीन प्रवास पर जाने किस दिशा में। अगली बार अचरज और शोक से देखेंगे आसमान में चक्कर काटते नई नई व्यूह रचनाओं का संधान करते सुंदर सजीले बगुले। यह वही जगह तो नहीं जहां पांख खुजाते सुखाते सुस्ताते और ध्यान लगाते बिताया था चातुर्मास। बाल बच्चों को संग ले इस ढूह से उस ढूह घूमते रुक रुक कर मुंह उठाते अपनी ही दुनिया को पुनः पुनः देखते आंकते नेवलों की यह अंतिम तफरीह। कहीं कुछ उबड़ खाबड़ नहीं, सब समतल हो जाने वाला है। अब की बारिश में जगह जगह नहीं जमा होंगे पानी के चहबच्चे जिनमें अपनी छवि देखने को बार बार उद्धत हो झुंडों में घूमती अपनी लंबी पूंछ के भार से दबी जाती पुछल्ली ड्रैगन फ्लाई। अगली बरसात में धरती की कोख में ही दुबके रहेंगे शरीफ शीलवान ढाबुस दादुर उनका यह अंतिम मेघ मल्हार। अपने में खोई कोलतार की सूनी सड़कों का एकाकीपन चौड़े में जमे गोकी झड़े उधड़े बाबुओं के क्वार्टरों का डूबती नब्जों के बीच आत्मा लाप।
जिनकी स्मृतियों में अभी जीवित हैं अंग्रेज बहादुर और लोहा सिंह। यह छोटी होती दुनिया में ऊंचे पेड़ों की गरिमा, यह सिकुड़ते स्पेस में खुले में रहने की जीवटता, सब अंत को संक्रमित। राजकुमार की चाय की दुकान पर चाय की यह रसीली अंतिम घूंट आंखों में पानी ला देती, कड़ाही में तली जाती कचरी की यह अंतिम झांस। जिन्होंने अपनी बुभुक्षा और लिप्सा में इस वसुंधरा को माता से भोग्या बना दिया, सब कुछ रौंदता अपने घर घर नाद में आर्त पुकारों को सोखता जाता, नई दौलतमंद दुनिया की जमीन तैयार करता उनका विकास रथ अब गर्दनी बाग के सीवान तक आ पहुंचा है। अपनी मिट्टी, हवा, धूप और आकाश, अपने खग विहग, जीव जंतु, अपनी हरितिमा और विश्रांति, अपनी खुशबू और फैल, अपनी सुंदरता, कोमलता और नैसर्गिक मोहकता, अपनी संपन्नता और पूरेपन के साथ उत्सर्ग को तैयार है गर्दनी बाग। जीवन की बहुतेरी छवियों, कोमल आहटों और गुंजारों से स्पंदित एक मोहल्ला जो बदकिस्मती से बेश कीमती जमीन पर आबाद है। जिनके देह लगी हो इसकी माटी, जिनके नासापुटों में बसी हो हरी घास की महक, जिनका रहा हो यह क्रीड़ांगन, यहाँ से गुजरते ठंडी छुवन से भरा हो जिनका जला हुआ मन, जो भुतहा बहेड़ा के नीचे से कभी डर कर गुजरे हों, झड़बेरी और करौंदे की कांटेदार टहनियों से जिनकी आस्तीनें छिली हों, जिनके सपनों में आया हो बहुरूपिया कच्चे खाओ, जो भागे हों फेरी वाले की उस आवाज के पीछे, एक पैसे में दो बटन सिंदूर, जो कभी भय तो कभी जुगुप्सा से साधुओं, सपेरों, फकीरों का चुपके चुपके पीछा करते रहे हों, जो टमटम की सवारी का मजा लूटते घोड़े की पीठ पर पड़ते चाबुक से कभी खुद भी दहले हों, गहन रात्रि में टीसन से खाली लौटते ताड़ी के नशे में सातवें सुर में अलाप लगाते टमटम वाले की तान और उस पर ताल बैठाते घोड़े की लयबद्ध टापों से जिनकी नींद उछटी हो, चितकोहरा पड़ाव पर खाली खाली सी दोपहरियों में अपने खोखे में बीड़ियां बनाते बांधते सेंकते किसी वीतरागी से नसीब मियां को शाम की कव्वाली में सुर उठाते देख जो विस्मित रह गए हों, जिन्होंने यहीं देखी थी कोई छब और हमेशा के लिए खुद को रख छोड़ आए थे यहीं, सुनते रहे थे जो रात की निविड़ता में छाया गीत और बिनाका गीत माला, जो रोए थे चुपके चुपके जिनकी रह गई बहुत कुछ अनकही, जिन्होंने यहीं की सड़कों पर मुट्ठी तानना सीखा था, जिन्होंने यहीं ठीक यहीं से देखनी शुरू की थी दुनिया, जिनके केश सन के खेत हुए यहीं की धूप में, जो यहीं से खो जाना चाहते हैं बहुत नीले आसमान की निस्सीमता में, जिनके लिए शुरू होती है अनंत की यात्रा यहीं से, उन्हें उन सबको गर्दनी बाग का अंतिम प्रणाम। ये गर्दनी बाग कविता थी।
कुछ एक चीजें और पढ़ के मैं बंद करता हूँ। एक कविता है, किराएदार। किराएदार। किराए का मकान एक दिन छोड़ना होगा, छोड़ना ही होगा। मकान भाड़ा पहले बहुत ज्यादा लगा था, रहते रहते लेकिन आदमी रहना सीख जाता है। पराई कमाई की तरह हर महीने रख देता हूँ मालिक मकान के हाथ पर किराया, और अब तो यह बुरा भी नहीं लगता। भले इसके धूसर छोटे से छज्जे पर ही सही, कपकपाती सर्दी में शर्माई लजाई सी धूप जाते जाते कुछ घड़ी को ठहर जाती है। लगातार कम पड़ती जाती बरसात का नजारा भी चिनकी कांच वाली खिड़की से मनोरम ही लगता है, लेकिन छोड़ना तो होगा ही। सामने के दो उठते हुए मकानों के बीच हर दिन दबते जा रहे जामुन के पेड़ पर बसेरा बनाए पंछी भी तो मेरी ही तरह सोचते होंगे कि एक दिन छोड़ना ही होगा घोंसला। ऐसा ही कुछ ख्याल बिन पलस्तर की दीवार में छोड़ी गई जगह को भरती गिलहरियों और पंडुकों के मन में भी आता ही होगा। आस पड़ोस के मकानदार भले मुझे समझते रहें किराएदार, यानी कभी निकल जाने वाला या निकाल दिया जाने वाला एक अस्थाई बाशिंदा, लेकिन कोई भी कब तक अपने मकान में आखिर रह सकता है? जाना तो पड़ता ही है। फिर क्या फर्क पड़ता है, यह अपना था कि किराए का? ठीक ही किया पिता ने जो नहीं बनवाया कहीं मकान, किराएदार ही गए। यूं देखिए तो सब कुछ किराए पर ही चल रहा है। सब वणिक व्यापारी किराए का ही कारोबार कर रहे हैं। धरती पर मकान दुकान ही नहीं, पानी के बड़े बड़े जहाज से लेकर अंतरिक्ष में स्टेशन तक किराए पर उठाए हैं। एक बार खर्च कर मालिक बनने से तो अच्छा है किश्तों में खर्च कर किराएदार बने रहना। मकान उनका एक दिन भसेगा गिरेगा मेरी बला से, अपनी तो रिहायश भर है, जब जी करेगा खाली कर दूंगा। आखिर तो मकान नहीं रिहायश ही बड़ी चीज है। आखिर एक मालिक मकान की दुनिया के मुकाबले किराएदार की दुनिया कहीं बड़ी और फैली हुई होती है। एक मकान से अनेक मकानों, एक मोहल्ले से अनेक मोहल्लों, नगरों नगरों तक किराएदार हूं तो दुनिया में आबाद रहने की उम्मीद बची हुई है। छोड़ दूंगा यह किराए का मकान एक दिन, आखिर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है सब कुछ। लेकिन जब तक हूं, लेकिन जब तक हूं धन्य किए हुए हूं इस मकान को, इस दुनिया को। वो सारा अनामिका जी को बहुत पसंद आई थी। वो सारा कविता भी मेरे पास है अभी। वो सारा। वह घर कभी घर नहीं लगा, वह घर कभी घर नहीं लगा जिसमें एकदम से हो जाते हैं अंदर और अंदर से एकदम बाहर। अंदर और बाहर का संधि स्थल है वो सारा।
अंदर और बाहर आकर मिलते हैं ओसारे में। बाहर से आए तो जरा देर पसीना सुखा लिया और बाहर निकलते निकलते थोड़ा रुक कर मौसम का मिजाज पढ़ लिया। वैसे भी उछटे मन को ओसारे का आसरा रहता है। ओसारा न कोरा स्याह है न कोरा सफेद। ओसारा न कोरा स्याह है न कोरा सफेद, धूसर रंग वाला यह वह इलाका है जहां अन्य रंगों के लिए संभावनाएं जन्मती हैं। यह जीवन जैसे बिना ओसारे का घर। अब एक आध और सुनाता हूँ, उसके बाद रोकता हूँ अपने को। एक मिनट। दो और कविताएं हैं बस। एक कविता है, हाल ही की कविता है, मेरा ख्याल है कि पिछले साल शायद 2021 में ये कविता छपी थी। पाटलिपुत्र के घोड़े। पाटलिपुत्र के घोड़े जिनकी टापें गूंजती थी कभी पटना की सड़कों पर, जिन्होंने कितनी कितनी बार सवारियों को उनके गंतव्य तक छोड़ा, वे आज यूं छोड़े गए पाटलिपुत्र कॉलोनी के इस किंचित हरे भरे किंतु सिमटते इलाके में। ये घोड़े वही घोड़े हैं जिनके पूर्वज निकले थे दिग्विजयी अभियानों पर, जिनकी रास पकड़ लेने मात्र से मच जाता था महासमर, जिनकी पीठ पर सवार हो चक्रवर्ती सम्राटों ने बनाए थे साम्राज्य। वे घोड़े इन्हीं लाचार घोड़ों के पुरखे थे, जिनका स्वेद रक्त न मिलता तो न मगध मगध होता, न पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, और न रोम होता, न बगदाद, न कंस्तांतुनिया। घोड़ों ने ही बनाए, घोड़ों ने ही तो बनाए राजवंश, राज्य, साम्राज्य। सवारों ने सपने देखे, घोड़ों ने साकार किए। इनकी ही पीठ पर बैठकर विजेताओं ने रौंदी थी फलती फूलती सभ्यताएं। जो सपनों मिथकों की वदंतियों का हिस्सा बने, जिनकी शक्ति को ही आदमी ने शक्ति का पैमाना बनाया, जिनके खुरों पर ठुकी नालें अभय के लिए लोगों ने अपने दरवाजों पर टांगी, उनकी पहनी अंगूठियां, जिन्होंने मनुष्य जाति को अपनी पीठ दी, स्वत्व दिया और दिया पवन वेग, जिन्होंने सभ्यता की गाड़ी को यहां तक खींचा जहां की रास्तों के किनारे हाथ भर हरी घास की पट्टी लगी आती है, जिनकी टापों ने बनाए राजमार्ग, वही घोड़े आज कोलतार की सड़कों पर टूटी टांगें फटे खुर लिए लंग भरते उदास घूम रहे हैं। मगध के जनतंत्र में घोड़ों के लिए कोई जगह नहीं। मगध में घोड़ों के लिए घास नहीं बची है। खुले मैदानों की हो चुकी घेरेबंदी, और पाटलिपुत्र के इन अभागे परित्यक्त घोड़ों ने अपने गौरव के अनुरूप कूड़े कचरे से दोस्ती नहीं सीखी। ये पाटलिपुत्र के घोड़े कविता। अब मैं अंत कर रहा हूं। कविता है तुपका डीह
स्टेशन पर दो औरतें। तुपका डी स्टेशन है एक, जो बोकारो स्टील सिटी के पास है और पहले आता है जब आप इधर से जाएंगे। तो देखिए इस कविता को। तुपका डी स्टेशन पर दो औरतें। एक झलक भर दिखी थी धीमी रफ्तार से गुजरती ट्रेन की खिड़की से। एक झलक भर दिखी थी। पास पास बैठी वे दो अल्पवयस औरतें, दीन दुनिया से बेखबर, बस एक दूसरे को अपने वृत्त में लिए जाने क्या कह सुन रही थी। रफ्तार में रहते हुए मैंने समय को ठहरते देखा था। रफ्तार में रहते हुए मैंने समय को ठहरते देखा था, विस्मय से नहीं, मानो अस्वीकार के भाव से। उन दो औरतों के अस्तित्व वलय में बंधा ठहरा समय। उनकी पीठ पीछे कुछ धीमे गुजर रही थी पटना रांची जनशताब्दी। जाने क्यों धीमी हो जाती हैं रेलगाड़ियां तुपका डी स्टेशन से गुजरते, और सामने उनके थोड़ी दाहिनी ओर महाकाय बोकारो इस्पात संयंत्र, और उसके ऊपर धुआया क्षितिज सद्य दोपहरी का। उन दो औरतों के लिए मानो बेमतलब वह प्रणय प्रसंग था या नैहर सासुर का अंतहीन आख्यान, बेमुरव्वत लापरवाह मर्द की कारस्तानियां, मौके की टोह में लगे मनचलों की करतूतें, बीमारी हमारी महंगाई तंगी, आसन्न जाड़े की तैयारी। आखिर क्या रहा होगा उन दो औरतों के बीच, कितना सुख बिछा होगा, कितना दुख पसरा होगा, आज तक सोचता हूं। और यह भी सच लगता है कि दुनिया के रहस्य खुलते हैं दो औरतों की बातचीत में। जाने क्या खुला था तुपका डी स्टेशन पर उन दो किंतु मानो एक में स्थित प्रज्ञ अंतरलीन औरतों के बीच, कि समय आज तक वहीं ठिठका खड़ा है, कि समय आज तक वहीं ठिठका खड़ा है। तो अब मैं बस करता हूं और आशा है कि आप लोगों को मेरी कविताएं कुछ रुचि होंगी, पसंद आई होंगी। और अर्पण जी का ये इनका ऐसा जन सुलभ का पूरा आयोजन होता है कि इसके लिए आदमी इसकी ओर खिंचा चला आता है, ये कहना पड़ेगा अब तो आपने मुझे बुलाया कविताएं पढ़ने के लिए पहली बार। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अर्पण। जी शुक्रिया शिवदयाल जी। अच्छा लगा कि आप आज समय निकालकर यहाँ उपस्थित हो सके और इतनी सारी कविताओं को हम सभी के साथ आपने साझा किया। निश्चय ही मित्रों, आज की यह काव्य संध्या हम सभी के लिए एक उपलब्धि है। जिस तरह से तमाम रंगों की कविताएं हमने आज यहाँ पर शिवदयाल जी से सुनी, एक से बढ़कर एक कविताएं, और आप सभी मित्रों की प्रतिक्रियाएं इसका प्रमाण भी है, सहज प्रमाण है, मैं ऐसा कहूंगा। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े रहे, उनमें से कुछ एक के नाम लेता हूं। हमारे साथ कई सारे लोग, शुरू से ही कुछ अगर नाम लेने हों तो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, उषा किरण खान जी, बाल कीर्ति जी, राम कुमार तिवारी जी, और भी ऐसे कई लोग, उदय भानु पांडे जी, और कुछ एक के नाम ले लूं,
निखिलेश्वर वर्मा जी, और कुछ नाम लिया जाए, हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े रहे। कमलेश जी, डॉक्टर प्रीति खरे लगातार जुड़ी रही, और ऐसे ही कुछ और नाम लेता हूं। हमारे साथ और कुछ एक मित्रों के नाम यहाँ, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, आभा सिन्हा जी, सुशील कुमार भारद्वाज जी, रश्मि पाठक जी, के कुमार प्रसन्न और तमाम दूसरे लोग। मित्रों, आप सभी सहमत होंगे कि किस तरह हम पाते हैं कि शिवदयाल जी की कविताओं में ग्लोबल सरोकार और परिदृश्य अपनी स्थानिक गंधों के साथ उपस्थित हैं। उनका कवि शरणार्थियों में किसी टोही चरवाहे की शक्ल देख लेता है। जहां जहां संवेदना की तरलता और आत्मीयता का पानी है, उसकी तलाश में भटकते चरवाहे या कहें शरणार्थी। उस भटकाव का हासिल बड़ा कष्टप्रद है। कवि लिखता है, कवि का आशय है कि एक शरणार्थी बच्चे की निर्जीव देह में जैसे संवेदना स्वयं शरणार्थी हो जाती है। शरणार्थियों की नियति में कवि उन मनुष्यों की नियति को देख पाता है जो स्वयं को किसी न किसी विधि सुरक्षित महसूस करते जाने के किसी मासूम से छद्म के शिकार हैं। यह बहुत ही गंभीरता से दिया गया कवि वक्तव्य है। माइग्रेशन हो, युद्ध के परिणाम हो, इन सब पर कवि की जो पैनी पड़ताल है वैश्विक स्तर पर, वह हमें दिखाई पड़ती है। गिरना, देखना जैसी क्रियाओं पर लिखी कविताओं में शिवदयाल जी की अपनी अनुभूत दृष्टि हमारे सामने आती है। भूमंडलीकरण की गहमा गहमी पर शिवदयाल जी बड़े ही तटस्थ और कहिए कि निरपेक्ष भाव से अपनी बात रखते हैं। नाम पता जैसी कविता यहां पर सहज ही याद हो आती है, जिसे अभी हम लोगों ने सुना। इतना ही नहीं, जो कवि की कविताई है, चतुर्दिक यश मात्र की जो उसकी आकांक्षा है, उसका भी आत्मावलोकन कहीं न कहीं इनकी कविताओं का स्वर है। कंपनी एग्जीक्यूटिव जो कविता सामयिक वार्ता में प्रकाशित हुई, किस तरह स्वयं अपनी ही कंपनी का उत्पाद बन जाता है, कवि इसको भी हमारे सामने लाता है। शिक्षा और सर्वसमावेशी विकास के कुछ आंदोलनों से जुड़े रहे शिवदयाल जी की कवि चिंता में स्कूल ड्रॉप आउट लड़की का परिवेश भी हमारे सामने जैसे जीवंत हो उठता है, जब वह स्कूल छोड़ बकरी चराने को विवश है। उनके अपने ही गृहनगर की यह कहानी है। यह कहानी ऐसे कई कस्बों जिलों की है। वृद्ध घर में होना सरीखी कविताएं भी आज हमने सुनी। घर में बसे रहने की जो नियति है और उससे निकल बाहर आने की जो नाकाम जद्दोजहद है, और कहीं ना कहीं घर से निकलने के साथ दुनिया से कूच हो जाने की जो एक अनिवार्यता जैसी स्थिति कई कई लोगों के जीवन में है, कवि उन सब पर भी विचार करता है। किसी शहर का, किसी कस्बे, किसी गांव का जो ऊंचा बच है, उसको समतल कर देने की निर्ममता कैसी हो सकती है,
अंत अंत है गर्दनी बाग कविता इसे उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हमारे सामने दिखलाती है। पारखी नजर ढाढ़ूस की शराफत पर भी पहुंचती है। अंग्रेज बहादुर और लोहा सिंह जैसे रेडियो नाटक हम याद करने लगते हैं। छाया गीत और बिनाका माला के साथ जो हम सबके अपने संस्मरण हैं, वह भी कवि की कविताओं के साथ कहीं न कहीं जोड़ते चले जाते हैं। माता से भोग्या बनती जाती वसुंधरा को देखती महसूसती कवि की पीड़ा दरअसल हर संवेदनशील व्यक्ति की प्रतिनिधि पीड़ा बन जाती है। ताड़ी के नशे में सप्तम सुर में तान लगाते टमटम वाले की तान और उसके कारण या ऐसे किसी प्यारे शोर के कारण उचटती नींद, इन सब पर किस ढंग से कविताओं में विचार किया जा सकता है, इन दृश्यों को, इन स्मृतियों को कविता में किस तरह से उतारा जा सकता है, इसे हम आज की इन कविताओं को सुनते हुए सहज ही महसूस कर पाते हैं। सुग्गे हों, कठफोड़वा हों, कौए हों, नेवले हों, पंडुक हों, ये तमाम पशु पक्षी, अमलताश, पीपल, तमाम वृक्ष, ये सब जैसे एक बड़ी पंचायत के साथ, बड़ी पंचायत के रूप में हिंदी कविता लोक में, भारतीय कविता लोक में उपस्थित हो जाते हैं। और फिर किराएदार का जो दर्द है, खालिश किराएदार का दर्द नहीं रह जाता, पूरी दुनियादारी जैसे उस दर्द में अपनी जगह बना लेती है। मकान मालिक का दर्द भी, और दुनिया की जो आबाद होने की जिम्मेदारी किराएदारों ने ले रखी है, अपने परिवेश के दुख दर्द को साझा करने की वह जिम्मेदारी जैसे कवि ने ले रखी हो। ओसारे के धूसर रंगों में तमाम रंगों के शामिल होने की संभावनाएं देखता कवि निश्चय ही आज जिन तरह की कविताओं को हमारे बीच रख सका, हम इसके गवाह हैं कि वे कितनी महत्वपूर्ण है। तुपका डीह सरीखी कविताएं अजीत चौधरी की कई कविताओं को की हमें याद दिलाती हैं। तो मित्रों, अच्छा लगा कि इतनी देर तक आप सभी लोग जुड़े रहे और अंत अंत है गर्दनी बाग सरीखी कविताओं को सरीखी कविता को जब शिवदयाल जी पढ़ रहे, उषा किरण खान जी, कमलेश जी और तमाम दूसरे मित्रगण अपनी स्मृतियों को और अपने अनुभूत संदर्भों को भी हमारे साथ साझा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवदयाल जी, अच्छा लगा कि आज आप उपस्थित हुए और यह काव्य संध्या संभव हो सकी। शुभ रात्रि। आपने ये मंच दिया, इसके लिए आपका आभार। और आपका वक्तव्य भी इतना अच्छा है कि इसके लिए भी मैं आपको आपका आभारी हूँ। और मैं सारे अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी देर तक बैठे रहना और सुनना कोई साधारण काम नहीं है, और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद शिवदयाल जी। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो हमारे साथ बने रहे। फिर किसी और कार्यक्रम में हम लोग शीघ्र मिलेंगे। शुभ रात्रि। ठीक, शुभ रात्रि।